नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट बैठक में 14 फैसलों पर लगी मुहर। सिलकियारा टनल हादसे में मदद पर पीएम मोदी का जताया आभार। नए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड कांग्रेस भी कर रही आत्ममंथन। लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है चुनौतियां। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और पासिंग आउट परेड को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। राजधानी में चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस फोर्स। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। ठंड में होगा इजाफा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में चर्चा से पहले उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। इसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा की गई और 14 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। चलिए आपको दिखाते हैं कैबिनेट बैठक में किन किन बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। उत्तराखंड उच्चतर नियमावली में भी संशोधन हुआ। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत छूटे हुए गांव को योजना से जोड़ा जाएगा। वर्चुअली रजिस्ट्री करने की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दी। चिकित्सा सेवा विभाग के तहत हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए पदों को मंजूरी दी गई। पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज के लिए पदों को भरने की मंजूरी दी गई। 2005 से पूर्व में विनियमितीकरण होगा। राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त होने पर प्रतिवादन शिक्षकों को रखने की मंजूरी दी गई। 200 LT और 250 रुपए प्रति वेतन दिया जाएगा। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने को लेकर नई नियमावली को मंजूरी दी गई। निजी भूमि को लीज पर लेने या भूस्वामी को 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। नंदा देवी कन्या योजना के तहत जो बालिकाएं छूट गई थी, उनको योजना का लाभ दिया जाएगा। 35,088 बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल के लिए अब चार्ज बैंक में भी दे सकेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। 568 स्कूल चिन्हित किए गए। 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड्स की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है और कई बार ये स्थिति आती है कि हमारी सरकारी भूमि अवेलेबल नहीं हो पाती है जहाँ पे सूटेबल लोकेशंस में जहाँ पे हेलीपैड बनाने चाहिए। तो इस वजह से आज जो लोगों की निजी ज़मीनें हैं उनको कैसे हम लोग निजी लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी एक नीति सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्तावित की गई, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें दो विकल्प हो सकते हैं। या तो निजी जो भूमि स्वामी है वो लीज पर अपनी जमीन यूकाडा को दे सकता है और उसको कुछ लीज रेंट उसको दिया जाएगा और उसको जो भी प्रॉफिट होता है उस हेलीपैड के माध्यम से उसमें भी कुछ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा विकल्प यह है कि यदि कोई खुद ही से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था इस नीति में की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे ज्यादा 18 जीआई टैग मिले हैं। आपको बता दें कि राज्य के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं। उत्तराखंड की चौलाई, छिंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, लखोरी मिर्च, बेरी नाग चाय और बोरांस शरबत के अलावा यहाँ के फलों को भी जीआई टैग में शामिल किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मेरी योजना पुस्तक का ई-बुक लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की कोशिश से पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब आम जन को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन सभी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। सीएम धामी ने बताया कि ई-बुक पोर्टल पर 55 विभाग, संगठन और संस्था, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसियां और आयोग की लगभग 400 योजनाएं और नीतियां शामिल है।
वहीं 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रुड़की में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। भाजपा का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जीत है, हर भारतवासी की जीत है, हर भारतीय की जीत है। ये प्रचंड बहुमत मैं समझता हूँ कि केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है, और जो उन्होंने गारंटी दी है देशवासियों को, उस गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है। और ये प्रचंड बहुमत जो मिला है, मैं समझता हूँ कि ये संगठन की और एक टीम वर्क है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस पहले से काफी ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी, मगर तीनों राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल ने सबक लिया था और वहां पर कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहां पर जो भी कमियां रही है, आने वाले समय में कांग्रेस उन कमियों पर काम करेगी। देखिए, हिमाचल ने सबक लिया। हिमाचल में गवर्नमेंट बनी, कोई आपस में टसल नहीं था, कोई स्मूथली इलेक्शन हम लोग जीते। निश्चित ही उत्तराखंड राज्य में बेहतर प्रबंधन था। मैं 4 चुनाव खुद लड़ चुका हूँ, लेकिन जितना बेहतर प्रबंधन चुनावों का प्रभारी ने 2022 में किया था, वैसा प्रबंधन कभी देखने को नहीं मिला। और उसके बावजूद भी हम कुछ कमियों के कारण चुनाव हारे। और निश्चित ही इन राज्यों में जहाँ हमको लगता था छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमारी गवर्नमेंट बनेगी और माहौल था, लेकिन हम लोग चूके हैं, वो निश्चित ही कुछ ना कुछ वो उसी तरह की कमियां वहां देखने को मिली होंगी। वहीं किच्छा चीनी मिल शुरू कराए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों गन्ना किसानों ने चीनी मिल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे किसानों का आरोप था कि जिले की सभी चीनी मिल सुचारू रूप से शुरू हो गई है, लेकिन किच्छा चीनी मिल प्रशासन की लापरवाही के कारण नहीं शुरू हुई, जिसकी वजह से गेहूं की बुआई तक नहीं हो पाई है। गन्ना किसानों का गन्ना खेतों में सूखा पड़ गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं चीनी मिल के अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मर्तोलिया ने किसानों को आश्वासन दिया है कि आगामी 6 दिसंबर को चीनी मिल सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। तो उस ट्रेन पे जो है कई जो बड़े बड़े डक्टिंग का काम है, उसमें जो है हाइड्रा के माध्यम से जो मशीनें वो शिफ्ट करनी थी, वहाँ पर जो है वहाँ पर जगह न होने से भी मतलब इस काम में जो काम हमको जो है 1-2 घंटे में करने होते थे, उसमें 6 से 8 घंटे लगे हैं। तो इससे हल्का सा विलम्ब हुआ है। चीनी मिल की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसका एक बॉयलर था, उसकी दीवार बार बार गिर जाती थी। वो बॉयलर जो है वो बहुत पुराना हो चुका था और उसकी वजह से फैक्ट्री का आउटपुट ख़राब होता था। तो उसमें हमने पहली बार उत्तराखंड में अपने 2 चीनी मिलों को, बाजपुर और हमारी किच्छा, इन 2 चीनी मिलों को हमने मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति करी थी। 13 करोड़ रुपये हमने किच्छा को, 12 करोड़ रुपये बाजपुर को दिए थे। और 13 करोड़ रुपये से जो पूरा बॉयलर है वो नया लग रहा है। उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि ये जो हमारा बॉयलर का काम चल रहा था, जो नया बॉयलर पूरा लगा है, उसमें ये जो छठ पूजा और हमारी दिवाली और हमारा भैया दूज और हमारे गोवर्धन पूजा की जो छुट्टी पड़ी, उसमें सारा हमारी लेबर वापस चली गई थी। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है, आज मैंने उसकी समीक्षा बैठक ली है, मैंने ईडी किच्छा को अपने आवास पर बुलाया था और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे 5 और 6 तारीख की गारंटी दी है। वहीं राजधानी देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। दरअसल 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही 9 दिसंबर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड भी होनी है। लिहाजा पुलिस सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहती है। शहर में जाम की स्थिति ना हो, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है इसमें प्रस्तावित है आने के, और इसमें जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि हमारे आईएमए की परेड भी है और एफआरआई में 8 तारीख को ये प्रोग्राम भी है, और ये देश का विदेश के लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें शासन लेवल से भी और पुलिस मुख्यालय लेवल से भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी हो रही है। और इसमें जो व्यवस्थाएं जो प्रोटोकॉल के अनुसार, ब्लू बुक के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं, वो सारी की जा रही है। और अभी एसपी जी के साथ जो उनकी जो एडवांस टीम भी आएगी, उसके साथ जो लाइसेंस में जो चीज़ें निकल के आएंगी, जो चीज़ें सुझाव दिए जाएंगे एसएल पे, उसको पूरा करके फिर सारी व्यवस्थाओं को किया जाएगा।
देहरादून नगर निगम की कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम देहरादून को 4 जोन में बांटते हुए जोनल अधिकारी नामित किए हैं और शहर में सफाई व्यवस्था के सुपरविजन के लिए अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हर तरीके से हमने सेक्टर जोनल भी लगा दिए हैं, जैसे हम हमेशा लगाते हैं। हमारे रूट्स डिफाइंड हैं शहर में, और क्योंकि पूरे शहर में ही अब इन्वेस्टर्स आएंगे और रुकेंगे, तो उसी हिसाब से फिर हमने तैयारियां भी की हैं। रूट वाइज, जोन वाइज हमने डिवाइड कर दिया और ऑफिसर्स लगा दिए हैं और मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं गदरपुर के 15वीं बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय परिसर में उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के जवानों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बचाव टीम में शामिल जवानों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम में शामिल जवानों ने वहां की जो भी हादसे के दौरान चीजें देखी, उन सभी चीजों की जानकारी भी दी। देखिए, पूरे देश को इस बारे में पता है, ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। अभी हमारे जो जवान हैं, रेस्क्यूअर हैं एनडीआरएफ के, इन्होंने 41 जो हमारे श्रमिक भाई थे उनको निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। दिन रात ये लोग 17 दिन से वहाँ पर तैनात थे। किसी प्रकार की जो भी चुनौतियाँ सामने आ रही थी उसको लगातार इन्होंने दूर किया, उन चुनौतियों से पार पाया और प्रशासन की मदद की। हमें सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतनी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन किया है हमारे टीम कमांडर के द्वारा, हमें बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इतना बड़ा प्रबंधन किया गया है। हल्द्वानी की गोला नदी खनन शुरू न होने से राज्य सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नदी से उपखनिज की निकासी जल्द से जल्द शुरू होने को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि गोला नदी में खनन शुरू करने को लेकर तैयारियां चल रही है। वन निगम द्वारा संचालित तोल कांटों में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसको दूर करने के प्रयास लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द गोला नदी में खनन शुरू किया जाएगा, ताकि सरकार को राजस्व मिल सके और स्थानीय स्तर पर खनन कारोबार से जुड़े हर तबके को राहत मिल सके। तो जो आपका गौला की माइनिंग की बात है, उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं और इसमें कुछ कांटों का भी मसला था, जिसपे अभी निगम की ओर से कुछ कार्रवाई अपेक्षित है। बाकी जिला खनन समिति की बैठक इसमें हुई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल से कहा गया इसमें जो भी औपचारिकताएं छूट रही हैं तो सभी पक्षकारों को सुनते हुए इनको दूर किया जाए। बढ़ रही नशे की लत के साथ नशा मुक्ति केंद्र भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून शहर के हर कोने पर आपको एक नशा मुक्ति केंद्र का बोर्ड जरूर नजर आएगा, लेकिन अब इन पर लगाम लगाने के लिए और इनकी निगरानी के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों उत्तराखंड में नशाखोरी बढ़ती जा रही है। बढ़ते नशे के साथ उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राज्य में अव्यवस्थाओं के बीच करीब 100 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। यानी राज्य के हर कोने में आपको नशा मुक्ति का दावा करता एक केंद्र नजर आएगा, खासकर राजधानी देहरादून में। हालांकि अब इन पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नशा मुक्ति केंद्र का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। दरअसल नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर विभाग पर कई शिकायतें आई। संचालित केंद्रों में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और आपराधिक मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि नशा मुक्ति केंद्रों में हुई घटनाओं में दून अव्वल है। 24 अक्टूबर साल 2021 में देहरादून के रिस्पना में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। 5 अगस्त साल 2021 में दून के क्लामेंट टाउन में नशा मुक्ति केंद्र में संचालक पर केंद्र में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। 21 अगस्त साल 2021 को दून के वसंत विहार के जीवन परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र से 12 युवक भाग गए। 8 मई 2022 को खटीमा के पीलीभीत रोड पर मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 22 मई 2022 को उधम सिंह नगर के सितारगंज में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। केंद्र के 2 लोग युवक का शव घर छोड़ गए। 17 सितंबर साल 2022 में दून के राजपुर थाना क्षेत्र के 20 गांव में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक का शव बाथरूम में फंदे पर लटका मिला।
12 अक्टूबर साल 2022 को दून के वसंत विहार में संचालित नशा मुक्ति केंद्र से 8 से 10 मरीज भाग गए। 20 मार्च 2023 को दून के बड़ोवाला में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 11 अप्रैल साल 2023 को दून के चंद्रमणि में युवक की मौत के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक शव को घर के बाहर छोड़ गए। 2 दिन पहले हल्द्वानी के मुखानी में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में 42 वर्षीय शख्स की तबीयत बिगड़ने से उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी का कहना है कि 14 दिसंबर तक नशा मुक्ति केंद्र का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण लगातार कार्यरत है कि उत्तराखंड की जनता को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र मिले और उसमें एक स्टैंडर्ड वे में सुविधाएं मिलें। और मेरी अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति से कि जिनके यहाँ भी मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो, नशे से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे लोग उन्हीं सेंटर्स में जाएं जो कि हमारे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है। हमने 14 दिसंबर जो है लास्ट डेट डिक्लेयर करी है, जिस दिन तक समस्त मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, समस्त नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्वार्टर वे होम, हाफ वे होम, ये अलग अलग तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पे व्यक्ति को रखा जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। ऐसे कोई भी सेंटर जिसमें आदमी को संरक्षित उसके फैमिली से अलग रखा जाता है, वो सारे सेंटर्स को रजिस्टर होना है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्ती के लिए 3 बार ड्राफ्ट तैयार कर चुका है, जो धरातल पर नजर नहीं आए। हालांकि अब कहा जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार भी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की भी उम्मीद है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें, आज की डेट तक तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। रुड़की रेलवे स्टेशन परिसर में बनाए जा रहे मंदिर को लेकर हंगामा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोग रेलवे की जमीन पर मंदिर का निर्माण कर रहे थे। निर्माण कार्य को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन बुलडोजर लेकर आया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। मामले को लेकर सीनियर इंजीनियर सेक्शन ब्रजमोहन ने बताया कि लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 दिन में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करेंगे। फिर से की भूमि पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग तोड़ने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें विरोध कर रहे हैं ये, और इन्होंने जो है 1 सप्ताह का समय मांगा जो है। किस चीज़ का समय? कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसको हटा लेंगे जो है। हल्द्वानी के रामपुर रोड में हुए अमित कश्यप की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि आरोपी यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है और मृतक का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है। हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक लड़ाई और बदले की भावना थी। पूछताछ में पता चला है कि जो आरोपी था वो मृतक के पिता को मारने के उद्देश्य से घर पर आया था, लेकिन उसने गलती से पिता की जगह बेटे की हत्या कर दी थी। देखिए, टीपी नगर क्षेत्र में जो हत्या हुई थी उसमें प्रारंभिक रूप से जो कारण समझ में आया हुआ है कि जो मृतक है उसके परिवार का अभियुक्त के परिवार के साथ में एक पहले ही तनातनी का रिश्ता था, क्योंकि जो अभियुक्त की पत्नी है वो मृतक के परिवार के प्रभाव में थी और घर के फैसलों में उनकी दखल हुआ करती थी। इससे जो अभियुक्त है वो मृतक के परिवार से रंजिश रखता। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
कैबिनेट बैठक में 14 फैसलों पर लगी मुहर। सिलकियारा टनल हादसे में मदद पर पीएम मोदी का जताया आभार। नए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड कांग्रेस भी कर रही आत्ममंथन। लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है चुनौतियां। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और पासिंग आउट परेड को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। राजधानी में चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस फोर्स। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। ठंड में होगा इजाफा।